नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रिय बच्चों, साहित्य सृजन अनंत साधना का परिणाम होता है। इसीलिए काव्य की रचना करने वाले कवि को ईशावास्योपनिषद में कविर मनीषी परिभू स्वयंभू कहा गया है। कल के व्याख्यान में हमने भारतीय काव्य चिंतन की समृद्ध परंपरा को जाना। काव्य चिंतन के प्रारंभ से लेकर काव्य चिंतन के अनवरत क्रम के रूप में संस्कृत आचार्यों के मतों को भी हमने जाना। बच्चों, संस्कृत आचार्यों ने अपने काव्य संबंधी मान्यताओं को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया, जिसकी कई टीकाएं हुई। आप सभी को इन सूत्रों को अवश्य कंठस्थ कर लेना चाहिए। संस्कृत काव्य चिंतन परंपरा का विकास आगे जाकर हिंदी में भी हमें दिखाई देता है। हिंदी में काव्य चिंतन संबंधी परंपरा हमें सर्वप्रथम रीतिकाल में मिलती है। रीतिकाल के कई कवियों ने संस्कृत काव्य परंपरा का अनुसरण किया और उन्होंने कई काव्य लक्षण ग्रंथों की रचना की। हमने स्नातक कक्षाओं में रीतिकाल को पढ़ा है, जिसमें हमने जाना था कि कई रीतिबद्ध कवियों ने काव्य लक्षण दिए और काव्य के लक्षण ग्रंथों की रचना भी उन्होंने की, और इसीलिए वे आचार्य भी कहलाए। उनमें प्रमुख आचार्य थे चिंतामणि, केशव, मतीराम, देव, भिखारीदास, सुरति मिश्र इत्यादि आदि कवि आचार्यों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की और उन्होंने काव्य के लक्षण प्रस्तुत किए। इनमें से प्रमुख आचार्यों के मतों को आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम आचार्य केशवदास को देखते हैं कि आचार्य केशवदास अलंकारवादी कवि थे और उन्होंने अपने काव्य लक्षणों में अलंकार को बहुत अधिक महत्व दिया। उन्होंने कवि प्रिया में लिखा कि यद्यपि सुजाति सुलक्षिनी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न राज ही कविता बनिता मित्त। तो इस छंद में हम देखते हैं कि वह सबसे ज़्यादा महत्व काव्य में अलंकारों को देते हैं। तो एक तरह से हम उन्हें अलंकारवादी आचार्य कह सकते हैं। रीतिकाल के अन्य आचार्यों में कुलपति मिश्र ने काव्य लक्षण देते हुए लिखा है कि जगते अद्भुत सुख सदन शब्द अरु अर्थ कवित्त य लक्षण में ने कियो समुझी ग्रंथ बहुचित्त। अर्थात इसमें वह शब्द और अर्थ को महत्व देते हैं। श्रीपति ने काव्य लक्षण देते हुए काव्य सरोज में लिखा है कि यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। तो श्रीपति ने काव्य में रस को अधिक महत्व दिया और इस प्रकार संस्कृत काव्य परंपरा में
भी जो रसवादी आचार्य थे उनकी परंपरा के अनुवर्ती हमें ये दिखाई देते हैं। रीतिकाल के अन्य प्रमुख आचार्य कवियों में भिखारीदास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भिखारीदास काव्य निर्णय में काव्य का लक्षण देते हुए कहते हैं कि रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल गुण स्वरूप औरंग दूषण करे कुरूपता। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें भी उन्होंने रस को अधिक महत्व दिया है। तो हम देखते हैं कि रीतिकालीन काव्य चिंतन में कई सीमाएं भी हैं, क्योंकि अधिकतर रीतिकालीन आचार्यों ने कोई नवीन उद्भावना न करते हुए संस्कृत आचार्यों का ही अनुसरण किया है, लेकिन इन्होंने काव्य चिंतन की अनवरतता को जारी रखा। यही इनका महत्वपूर्ण योगदान हमें दिखाई देता है। आगे जाकर हम देखते हैं कि आधुनिक युग में शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार और गद्य विधाओं के विस्तार के कारण काव्य संबंधी चिंतन में भी अनेक परिवर्तन हुए और जो आधुनिक विचारक हुए उन्होंने साहित्य को कविता को नए ढंग से परिभाषित किया। आधुनिक काल के विचारकों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। उन्होंने कहा कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। इस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी से काव्य चिंतन की एक नई परंपरा का प्रारंभ हुआ और उनके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्होंने कहा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की मुक्तावस्था के लिए साहित्य को बहुत उपयोगी माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दृष्टिकोण मानवतावादी रहा है और उन्होंने कहा कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य की दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षता से बचा न सके, वो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। मुंशी प्रेमचंद का स्थान भी आधुनिक विचारकों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने साहित्य को उपयोगिता के आधार पर जांचा। उन्होंने साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा कि साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं दी गई है, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने साहित्य को महान सामाजिक क्रिया माना है और वह कहते हैं कि साहित्य जनता की वाणी है। तो यह जनता की वाणी सच्चाई लिए हुए होती है
और जनता तक इसे पहुंचाना ही इसकी सार्थकता होती है। डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा है कि साहित्य जो है वह छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, और इस प्रकार से जो यह आधुनिक विचारक हुए हैं उन्होंने साहित्य को नई दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया है। आधुनिक विचारकों के साथ में हमें आधुनिक जो हिंदी कवि हुए हैं उनकी मान्यताओं को भी देख लेना चाहिए। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद की मान्यता को देखते हैं कि उन्होंने काव्य के संबंध में क्या कहा है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। तो जो प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला काव्य को विमल हृदय का उच्छ्वास मानते हैं। महादेवी वर्मा कविता को कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण मानती है, और सुमित्रा नंदन पंत कविता को परिपूर्ण क्षणों की वाणी मानते हैं। तो छायावादी जो कवि हुए हैं उन्होंने काव्य को एक नया आयाम दिया और कविता को नवीन दृष्टि से देखने का प्रयास उन्होंने किया। आगे जाकर के अज्ञेय ने काव्य को परिभाषित करते हुए कहा कि कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। तो इस प्रकार जो आधुनिक विचारक और कवियों ने जो अपने अभिमत दिए हैं उनका यदि हम विश्लेषण करें तो पाएंगे कि आधुनिक युग में काव्य को कविता नाम दिया गया और उसके ऊपर आधुनिकता का प्रभाव हम पूर्ण रूप से देख सकते हैं। आधुनिक युग में हिंदी विधाओं का भी अविरल विस्तार हुआ, जिसका प्रभाव भी काव्य चिंतन पर हमें दिखाई देता है। तो आधुनिक युग को काव्य चिंतन की दृष्टि से अत्यंत परिवर्तनकारी युग हम कह सकते हैं। आधुनिक युग के प्रारंभ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य वस्तु एवं भाषा को व्यापक परिवेश से जोड़ते हुए विषय वैविध्य को महत्व दिया था, और उसी का प्रभाव हमें आगे के विचारकों पर दिखाई देता है। आधुनिक युग के कई विचारकों ने हमें काव्य संबंधी नई एवं समकालीन व्याख्याएं दी है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कविता की उनकी दी गई परिभाषाओं में, उनकी मान्यताओं में हमें आधुनिक बोध दृष्टिगत होता है, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वस्तुतः बच्चों, भारतीय काव्य संबंधी जो चिंतन है वह भारतीय आचार्यों और विचारकों के अध्ययन मनन का परिणाम है। अब हम इसके बाद में पाश्चात्य विचारकों के मत को भी जानेंगे, क्योंकि वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम अरस्तु के काव्य संबंधी विचारों को देखेंगे। अरस्तु कहते हैं कि पोइट्री इज एन आर्ट, अर्थात वह
काव्य कला भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण ही काव्य को मानते हैं। अरस्तु के बाद में ड्राइडन का भी महत्वपूर्ण स्थान है और वह कहते हैं कि पोइट्री इज आर्टिक्यूलेट म्यूजिक, अर्थात कविता स्पष्ट संगीत है। मैथ्यू आर्नल्ड कविता को जीवन की आलोचना मानते हैं, तो जॉनसन कहते हैं कि कविता वह कला है जो कल्पना की सहायता से विवेक द्वारा सत्य और आनंद का संयोजन करती है। इसके साथ में ही जो एडगर एलन पो हुए हैं, वह काव्य को सौंदर्य की लयात्मक सृष्टि मानते हैं, अर्थात वह सौंदर्य को महत्व देते हैं। काव्य के संबंध में मिल्टन अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सादगी, ऐन्द्रियता और एकात्मकता कविता के लिए अत्यंत अनिवार्य है। तो बच्चों, यदि हम पाश्चात्य विचारकों द्वारा दिए गए काव्य संबंधी मतों को देखें तो हम पाएंगे कि उनमें मतैक्य का अभाव रहा है। उन्होंने कविता क्या है प्रश्न को निरंतर विवादित रखा है और कई नए निष्कर्ष उन्होंने दिए हैं। काव्य चिंतन संबंधी उपयुक्त विवरण के पश्चात हम निश्चित रूप से यह तो कह ही सकते हैं कि काव्य वास्तव में मानवीय अनुभूति है और काव्य में शब्दार्थ का अत्यंत महत्व है और शब्दार्थ का सहभाव होना अनिवार्य है और काव्य संपूर्ण जीवन की व्याख्या भी है। आप सभी यह काव्य संबंधी मान्यताओं को अपने रजिस्टर में लिखें और जो परिभाषाएं आपको दी गई है उन्हें आपको अच्छे से याद करनी है। धन्यवाद।